सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक उपन्यास लेकर हाजिर हुए हैं जो हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। इसका नाम है परीक्षा गुरु। उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। ये उपन्यास पढ़ाने के बाद मतलब मेन चीज़ पढ़ाएंगे, फिर थोड़े से एमसीक्यू लाए हैं वो भी करवा देंगे। इसके बाद आप लोग का नेट का पेपर है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का पेपर अच्छा हो। फिर उसके बाद जब कोई और परीक्षा होगी आप लोग उसके लिए भी शुभकामनाएं। और अब आइए शुरू करते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित 1882 में प्रकाशित हुई थी। लिखा कब गया था ये नहीं पता, लेकिन 1882 में प्रकाशित हुई थी क्योंकि इसकी डेट नहीं दी गई। जिसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास भी माना जाता है कि जब हिंदी में यह पहला उपन्यास और किसी ने लिखा है तो श्री लाला निवास दास जी ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। जिस तरह अंग्रेजी में उपन्यास लिखा जाता था तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे उसी के समान माना है। जो श्री लाला निवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु, इसे किसके समान मानना है? अंग्रेजी के ढंग द्वारा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। लेखक का परिचय। लाला श्रीनिवास बहुभाषी थे जो कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। कौन कौन से? हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। श्रीनिवास दास जी को हिंदी में आधुनिक ढंग का उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है। किस ढंग का? आधुनिक ढंग का। ये भारतीय युग के चर्चित लेखकों में से एक हैं। किसके? भारतीय युग के। तो जो ये मेन चीज़ें हैं ये सब पूछा जाता है, तो कुछ भी छोड़िएगा मत। उपन्यास के अतिरिक्त इन्हें नाटक में भी भरपूर ख्याति मिली है। किसमें? नाटक। जो इन्होंने नाटक लिखा है उससे भी इन्हें भरपूर ख्याति मिली है। पात्र परिचय। लाला मदन मोहन। ठीक, इन्हीं के इर्द गिर्द पूरी ये जो उपन्यास है पूरा उपन्यास इन्हीं के इर्द गिर्द है। दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। कौन है ये? लाला मदन मोहन दिल्ली के रहने वाले कारोबारी एवं साहूकार हैं। अगर पूछ लिया जाए किस शहर के रहने वाले तो दिल्ली बताइएगा। कथा के केंद्र बिंदु हैं या मध्य वर्गीय सोच से ग्रसित हैं। ये कथा के केंद्र बिंदु हैं और मध्य वर्गीय सोच से ग्रसित हैं। इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है। पश्चिमी सभ्यता यानी जब अंग्रेज आए थे, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय ये उपन्यास लिखा गया है। तो इन्हें पश्चिमी सभ्यता से बेहद लगाव है और इसी कारणवश वह संकट में आते हैं। कहानी इनके इर्द गिर्द घूमती है। ब्रज किशोर ये जो हैं इनके बहुत ही सच्चे मित्र हैं। मदन मोहन का सच्चा मित्र जो कि बुद्धिमान और पेशे से वकील है। इनके कारण ही लाला मदन मोहन संकटों से बाहर आते हैं। इस कहानी का मेन उद्देश्य है क्या? कि संकट के समय मित्रों की परख होती है और सच्चे मित्र ही संकट के समय साथ खड़े होते हैं। बाकी जो चापलूसी होते हैं, जो चमचागिरी करते हैं, वो सब दूर हट जाते हैं। इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है इस उपन्यास से। आइए परीक्षा गुरु उपन्यास की समीक्षा। यह उपन्यास दिल्ली में रहने वाले एक कारोबारी और साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है जो कि एक संपन्न व्यक्ति हैं और पश्चिमी सभ्यता के ऊपर बेहद मोहित है। किस पे? पश्चिमी सभ्यता। इस चक्कर में पड़कर अपव्यय करते हैं, मतलब बहुत अधिक खर्च करते हैं और कई संकटों में फंस जाते हैं। लाला मदन मोहन के कई मित्र उन्हें गलत मार्ग की ओर अग्रसित करते हैं। कई तरह के गलत मार्गों का रास्ता दिखाते हैं, जैसे फिजूल खर्ची, शराब, वैश्या, जुआ आदि।
और फिजूल खर्ची करवाते, शराब जब ये पियेंगे तो वो सब भी पियेंगे, जुआ खेलते थे, तो धीरे धीरे इनका धन पूरा खत्म होने लगा। केवल ब्रज किशोर ही लाला मदन मोहन को अवनत के मार्ग से बाहर का रास्ता दिखाते हैं और सही मार्गदर्शन करते हैं। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही सब तब साथ निभाएगा। कौन साथ छोड़ देता है? स्वार्थी मित्र विपत्ति के समय साथ छोड़ देंगे और सच्चा मित्र ही तब साथ निभाएगा। यही उद्देश्य है इस उपन्यास का, अर्थात सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में होती है। उपन्यास में लाला मदन मोहन महाजनी संस्कृति के प्रतीक हैं, जो सामंतवादी प्रवृत्ति से जकड़े हुए हैं। उपन्यास में देश की चिंता की गई है। हमें अपनी पूंजी का संरक्षण करना चाहिए और देश हित में ही खर्च करना चाहिए, ऐसा उपन्यास में कहा गया है। लेखक ने इस ओर भी ध्यान आकर्षण किया है कि व्यापार जो कि निरंतर बढ़ती हुई शक्ति है, वह चापलूसों और सामंती अविवेक से घिरी हुई है। देश की प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर करवाने के लिए ऐसे कुप्रवृत्तियों से देश को मुक्त करवाना होगा। परीक्षा गुरु के पात्रों और उनके कार्य व्यापारों की यथार्थता, वास्तुशिल्प की नवीनता और भाषा संबंधी यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण यह रचना उपन्यास के अधिक निकट है। कथानक हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। क्या है? कथानक हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास कुशल महाजन और व्यापारी थे। ये हमारे कौन हैं? लेखक हैं। अपने उपन्यास में उन्होंने मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। मदन मोहन एक समृद्ध वैश्य परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पढ़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। न ही उसे आदमी की ही परख है। वो अपने सच्चे हितैषी ब्रज किशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, ये सब नाम पूछा जाता है, चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौका परस्त, खुशामदी दोस्तों से अपने आप को घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदन मोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रज किशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदन मोहन की सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी करवाता है। भाषा शैली कैसी है? उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कहीं 41 दिया हुआ, कहीं 43। आप अगर 41 न दिया रहे ऑप्शन में 43, तो 43 के साथ चले जाइएगा। उपन्यास 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। कैसा है? नीतिपरक और उपदेशात्मक, यह भी पूछा जाता है। उसमें जगह जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिखाए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रज किशोर के कथनों में आते हैं जब वो उसका केस लड़ते हैं। इनसे उपन्यास के ये स्तर आजकल के पाठकों को बोझिल लगते हैं। उपन्यास में बीच बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उदाहरण भी ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में भी ऐसा एक उदाहरण है। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा अलग अलग थी। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए
उपन्यास के काव्यांशों के लिए जो मतलब उसमें कोटेशन है, ब्रजभाषा चुना है। उपन्यास की भाषा हिंदी की प्रारंभिक गद्य का अच्छा नमूना है। उसमें संस्कृत और फारसी के कठिन शब्दों से यथासंभव बचा गया है। सरल बोलचाल की, दिल्ली के आसपास की भाषा में कथा सुनाई गई है। इसके बावजूद पुस्तक की भाषा गरिमा युक्त और अभिव्यंजनापूर्ण है। वर्तनी के मामले में लेखक ने बोलचाल की पद्धति अपनाई है। कई शब्दों को अनुनासिक बनाकर या मिलाकर लिखा है, जैसे रोने, करने, पढ़ने आदि जो नाक से बोला जाए अनुनासिक, तथा उसमें कितने, उनकी आदि में, के लिए, मैं, से, के लिए, से जैसे प्रयोग भी इसमें मिलते हैं। कुछ अन्य वर्तनी दोष भी देखे जा सकते हैं, जैसे समझदार के लिए उन्होंने क्या लिखा है, समझवार, समझदार के लिए समझवार, विवश के लिए विवश। पर यह देखते हुए भी कि यह उपन्यास उस समय का है जब हिंदी गद्य स्थिर हो रहा था। मतलब जब हिंदी गद्य स्थिर हो रहा था का मतलब है कि वो ठीक से उसका पतन होने वाला था। उपन्यास की भाषा काफ़ी सशक्त ही मानी जाती है। हिंदी गद्य स्थिर हो रहा था, उपन्यास की भाषा काफ़ी सशक्त मानी जाती। इस उपन्यास की भाषा का इस उपन्यास की भाषा का एक वानगी। सुख दुख तो बहुधा आदमी की मानसिक प्रवृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से, जैसे अभी बताया उसमें से, एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वहीं दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। मतलब एक बात ऐसी होती है कि किसी के लिए अत्यंत दुख और क्लेश का होता है, वहीं दूसरे के लिए खेल तमाशे जैसा लगता है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम मालूम होता है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, ये मुंशी चुन्नीलाल ये कह रहे हैं कि सुख दुख का कोई नियम मालूम नहीं होता कि किसके लिए वो शब्द, वो बात जो है सुख का है और किसके लिए क्लेश का है। ठीक, मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। मास्टर शंभू दयाल ने कहा, ये किसने कहा, मास्टर शंभू दयाल, मेरे जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। ये कौन कह रहा है, मास्टर शंभू दयाल ने कहा। तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए पर पछताता है। इसका क्या कारण है? असल बात यह है कि जिस समय मनुष्य के मन में जो प्रवृत्ति प्रबल होती है वह उसी के अनुसार काम करता है। जिस चीज़ की इच्छा बहुत प्रबल होती है आदमी उसी तरफ झुकता चला जाता है और वही काम करता है। ये कहने का तात्पर्य यही है। और दूर अंदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है, परंतु जब वो वेग घटता है तब ये ठिकाने आती है। जब वो वेग घटता मतलब जो जिसके लिए इतना ज़्यादा बेबस हो जाता है, जब वो वो वेग घटता है तो अपनी भूल का पछतावा करता है। पछतावा करता है, और न्यायवृत्ति प्रबल हुई तो सबके सामने अपनी भूल को भी अंगीकार करके उसकी सुधारने का उद्योग करता है। अगर क्या कह रहे हैं, अगर न्यायवृत्ति जो है अगर प्रबल है उस समय तो आदमी उस तरफ जाएगा, फिर अपनी गलती मानता है। पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रबल हुई तो छल करके उसको छिपाएगा। अगर निकृष्ट प्रवृत्ति मतलब न्याय की तरफ नहीं जाएगा तो उसे छल करके छिपाना चाहता है, अथवा अपनी भूल दूसरों के सिर पर रखना चाहता है।
और एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध करता है, परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। यह कौन कह रहा है? लाला ब्रज किशोर बोले सुख दुख प्रकरण से। अब आइए थोड़े से MCQ कर लेते हैं। यह सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित कीजिए। शरद चंद्र किस मतलब ये इधर जो है रचना है, इधर रचनाकार है। शरद चंद्र किस गेहूं और गुलाब, शिवरानी देव, नीड़ का निर्माण फिर से, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद का घर, हरिवंश राय बच्चन, आवारा मसीहा। तो किसने क्या लिखा वो सुमेलित कीजिए। तो शरद चंद्र ने लिखा है आवारा मसीहा, शिवरानी देवी ने लिखा है प्रेमचंद्र घर में है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है नीर का निर्माण फिर से। जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। मतलब किस कहानी की ये चंदा है? जगतपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। राजा निर्वसिया, नीली झील, सफ़ेद तितलियाँ, सीने का दर्द। तो ये है राजा निर्वंशिया। भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? ये प्रथम अध्याय पूछ रहे, आत्मकथा है उसका प्रथम अध्याय। भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? मुर्दहिया। अपने घर जूठन या मुर्दहिया, अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो ये मुर्दहिया का है। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सामंजस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृवात्सल्य, राजनीतिक चेतना। मतलब जो ईदगाह कहानी है इनमें से किससे संबंधित है? तो उसमें एक बच्चा होता है अहमद, तो बाल मनोविज्ञान, और मातृवात्सल्य, उसकी दादी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं, तो मातृवात्सल्य। ये कौन कौन सा सही है? खा और गा, मातृवात्सल्य। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? अपने पूर्वजों का चित्रण, जो हरिवंश राय बच्चन है अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? नीड़ का निर्माण फिर से। ये किसने लिखा? हरिवंश राय बच्चन। बसेरे से दूर, द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इन्होंने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। 10 द्वार से सोपान तक, ये सब इनकी रचना है। इसी से एक प्रश्न अभी इससे पहले आ गया था। गोरी सुंदर पतली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। इस पहेली का सही उत्तर क्या है? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। तो इस पहेली का सही उत्तर है अरहर। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं। कौन कौन इनके चिट्ठे संबंधित? आनंद कदम्बनी, कलकत्ता, चुनार, भारत मित्र। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। तो कलकत्ता और भारत मित्र शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, फागुन दुई रे दिन न, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिखा, फागुन दुई रे दिन। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मेरी जन्मभूमि। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कवि और कविता। विद्या निवास मिश्र, जाति संगति। तो इसमें क्या है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है जाति संगीति संगीत। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कवि और कविता। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है मेरी जन्मभूमि। और विद्या निवास मिश्र ने लिखा है फागुन दुई रे दिना। फागुन दुई रे दिना विद्या निवास मिश्र ने लिखा है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ, बंकिम चंद्र,
माइकल मधुसूदन दत्त, शरद चंद्र से। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं रमपतिया, चुरमुनिया, धुन्नीराम, पलटदास। तो इसमें है तीसरी कसम के कहानी के पात्र धुन्नीराम और पलटदास। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं क्या? मुफ्त शिक्षा, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कस्बई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति। तो इसमें हुआ है ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना और कस्बई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति, यानी ख और घ। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। ये किसने लिखा है? ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद ने। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। दिन 12 वर्षों में घूढ़े के भी सुन गए हैं फिरते, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा। तोड़ दो या क्षितिज में भी मैं भी देख लूं उस पार की ओर। किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने। तो ये देखिए, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। ये किसने लिखा? ये लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। दिन 12 वर्षों में घूढ़े के भी सुने गए हैं फिरते। ये किसने लिखा है? ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। तोड़ दो या क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा ने लिखा है। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके से वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ क्या है? यह नग्न, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव में बिक रहे हैं। यहाँ जैसे जो नग्न है, साधारण है या विशिष्ट है, सब एक ही भाव में बिक रहे हैं। ये यहाँ नग्न, साधारण, विशिष्ट हो जाता है। यहाँ सामंती मूल अक्षुण्ण रहते हैं। राजतंत्र में मूल व्यवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती है, तो असही है। यहाँ नग्न, साधारण और विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव में बिक रहे हैं। ये इस सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। ये क्या मैथिली शरण गुप्त ने कहा है? इस देश को ही दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। यह क्या जयशंकर प्रसाद ने कहा है? शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। यह क्या महादेवी वर्मा ने कहा है? नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम, अशक्ति का तम भी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। तो यह है जो है मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। फिर है, इस देश को ही दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पूर्ण भूमि बनाइए। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जाल। ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। और ये नाश भी मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम, अशक्ति का तम भी। यह किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे, और दिलो जान मैं तुझको देखा करूं। उपयुक्त गीत निम्नलिखित में से किस कहानी में प्रयुक्त है? रसप्रिय, पंचलाइट, लाल पान की बेगम या तीसरी कसम। तो तीसरी कसम में यह गीत है। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है?
उसने कहा था दुलाई वाली या ग्रे ग्रीन, अपना अपना भाग। तो दुलाई वाली। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विदुर, ये महाभारत के पात्र हैं। तो विदुर जो हैं क्या कहते हैं, अंधों को सत्य विदुर विदुर हैं। हाँ, ये विदुर ने कहा है। विदुर जो है कहते हैं हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी। विदुर क्या कह रहे हैं, किससे का जो मिलेगा 4 से। तो विदुर कह रहे हैं हृदय तुम्हारा पत्थर का है गंधारी। गंधारी क्या कह रही हैं, गंधारी की पत्थर की खानों से मड़ियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा क्या कह रहा है, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्ट ध्रुम से पिता की पाप और हत्या का। इन्होंने अश्वत्थामा कह रहे हैं। संजय क्या कह रहे हैं, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान में किन पात्रों के मध्य हो रहा है। ये गोदान का पात्र संवाद है, लेकिन किन के मध्य हो रहा है, ये गोविंद और मेहता के बीच। किसके, गोविंद और मेहता के बीच। शीतल माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते। यह कथन किसका है, उपयुक्त प्रसंग किसका है, तो देवरानी जेठानी की कहानी का है। किसका है, देवरानी जेठानी की कहानी का। परिंदे कहानी के पात्र बताइए। डॉक्टर मुखर्जी और हर्बट हैं। कौन कौन है, डॉक्टर मुखर्जी और हर्बट। 1 और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन हैं, उस दिन भूख मेरे सिद्धांतों से बड़ी हो गई थी का। ये वाला, उस दिन भूख मेरे सिद्धांतों से बड़ी हो गई थी। राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीद लिया था। मतलब उस समय जब ये गाय लेने जाते हैं उनसे और वो मना कर देते, तो उस समय वही कहना, उस दिन भूख मेरे सिद्धांतों से भी बड़ी हो गई थी। जो मेरा सिद्धांत था मैं उस समय वो भूल गया था, और राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरे विवेक को खरीद लिया था। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है। प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट की अर्थात है। ये सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो मालती कहाँ की है, मालती जो है गैंग्रीन की, और वजीरा सिंह जो है उसने कहा था। और बुद्धगुप्त कहाँ के हैं, बुद्धगुप्त आकाशदीप के। लाल मोहर तीसरी कसम के। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है समाज के प्रति विद्वेष, बालक में असुरक्षा की भावना। आपके बंटी में बालक में असुरक्षा की भावना और मात्र प्रेम की भावना है। 2 चीज़ें, बालक में असुरक्षा की भावना और मात्र प्रेम की भावना है। भोला राम का जीव कहानी का विषय है। क्या है, भ्रष्टाचार का पक्षघरता या भ्रष्टाचार का अनावरण। तो ये भ्रष्टाचार का अनावरण है और सरकारी कार्यालय में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है। क्या क्या है, भ्रष्टाचार का अनावरण और सरकारी कार्यालय में व्याप्त रिश्वतखोरी। झूठ सच उपन्यास में वर्णित है विभाजन की भावोत्पादक आशंका और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदना की हत्या। सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे। आप लोग हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखा करिए, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।